वालेकुम। हमारा जो टॉपिक आज डिस्कशन जिस टॉपिक पर हमने करना है बेसिकली वो टॉपिक है फोर्सेस। फोर्सेस को हम कह लें कि एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे हम यानी कह लेंगे यही टॉपिक एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम कहते हैं डायनामिक्स। सो फोर्सेस एंड डायनामिक्स बोथ आर द सेम। सो फोर्सेस हमने पढ़ना है। अब फोर्सेस तो बेसिकली बहुत सारी होती हैं, देयर आर मैनी सिवरल टाइप्स ऑफ फोर्सेस, बट द फर्स्ट थिंग इज दैट वी नीड टू ग्रैस्प द कॉन्सेप्ट अबाउट द फोर्स। वॉट इज अ फोर्स, वॉट इज अ फोर्स, फोर्स क्या है असल में, हमें ये चीज पहले पता। सो फोर्स जो है, फोर्स के बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि फोर्स जो है वो बेसिकली क्या है, एक तरह का एजेंट है। फोर्स क्या करता है, फोर्स एक ऐसा एजेंट है जो बॉडी के स्टेट ऑफ रेस्ट को स्टेट ऑफ मोशन में कन्वर्ट करता है और स्टेट ऑफ मोशन को स्टेट ऑफ रेस्ट में कन्वर्ट करता है। Basically, there are two types of state in which the body exists, state of rest और state of motion। यानी या तो बॉडी रेस्ट की हालत में होगी, रुकी हुई होगी, या बॉडी मूव कर रही होगी। सो दोनों सूरतों में, यानी कि अगर कोई बॉडी रेस्ट की हालत में है और आप चाहते हो वो मूव कर जाए, so you need some sort of force, some kind of an external force through which you can change the state of rest of an object to state of motion। एंड इन द सेम वे, अगर कोई बॉडी स्टेट ऑफ मोशन में है और आप चाहते हैं कि बॉडी जो है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में कन्वर्ट हो जाए, यानी बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन स्टेट ऑफ रेस्ट में कन्वर्ट हो जाए, सो आपने क्या करना है, आपने कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करनी है बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन को स्टेट ऑफ रेस्ट में चेंज करने के लिए। जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ मूविंग कार। एक कार है, द कार इज मूविंग एट फुल एक्सेलरेशन, मूव कर रही है तेजी से। अब आपने देखा कि सामने से कोई ऑब्जेक्ट आ गया, so what you need to do, you just need to stop the car। It means you are changing state of motion of the car into state of rest। So how can you do it? You just apply force on brake pedal। So by pressing the brake pedal, you apply force on four wheels, on all the wheels of the car, and the state of motion of the car चेंजेस टू स्टेट ऑफ रेस्ट। कार रुक जाती है जैसे ही आपने जो है ब्रेक पैडल को प्रेस किया। सो कार के चारों व्हील पर जो है वो कह लें कि फोर्स जो है वो ट्रांसफर होती है, और व्हील जो है वो क्या करते हैं, कार के जो है ना कह लें कि व्हील्स पर जो है फ्रिक्शनल फोर्स ट्रांसफर होती है, और वो फोर्स क्या करती है, कार के स्टेट ऑफ मोशन को स्टेट ऑफ रेस्ट में कन्वर्ट कर देती है। सो बेसिकली फोर्स के जरिए हम क्या कर सकते हैं, हम बॉडी के स्टेट ऑफ रेस्ट को स्टेट ऑफ मोशन में एंड स्टेट ऑफ मोशन को स्टेट ऑफ रेस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। फोर्स को अगर हम और सिंपल तरीके से याद रखना चाहें तो हमें ये पता, हमें ये मतलब ये याद रखना है कि फोर्स क्या है, पुश और पुल। यानी अगर आप किसी बॉडी को पुश कर रहे हैं, धक्का मार रहे हैं, तो इट मीन्स आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। पुल क्या है, अगर आप बॉडी को अपनी तरफ खींच रहे हैं, सो इट मीन्स ये पुल है। सो फोर्स क्या है, पुश और पुल। फोर्स जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि फोर्स हमेशा एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अप्लाई होती है। फोर्स हमेशा डायरेक्शन फोर्स की मौजूद होती है। फोर्स ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। इसीलिए फोर्सेस जो हैं वो क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। और फोर्स का जो एसआई यूनिट है वो है न्यूटन्स। इसे हम एन से शो करते हैं। अब फोर्स जो है ना उसकी जनरली दो टाइप्स होती हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सिंपल हम कह लें कि किस तरीके से हमें ये याद रखना है। अगर हम बात करें कॉन्टैक्ट फोर्स की, सो कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स होती है कि जब दो बॉडीज की सरफेसेस आपस में कॉन्टैक्ट में आएंगी तो जो फोर्स प्रोड्यूस होगी वो कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाएगी। और जब दो बॉडीज की सरफेसेस आपस में कॉन्टैक्ट में ना हो तो जो फोर्स एग्जिस्ट करेगी वो कहलाएगी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सो कॉन्टैक्ट फोर्स जो है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर द फोर्सेस विच ऑलवेज एग्जिस्ट व्हेन द टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। So there are three types of contact forces: normal reaction, friction, tension। So normal reaction की अगर हम बात करें, so normal reaction क्या है कि आपने क्या किया, लेट सपोज आपके पास एक टेबल है, आपने एक टेबल पर एक बुक आपने क्या कर दी, प्लेस कर दी। तो आपको पता है कि जब आपने बुक टेबल पे रख, यानी जब आपने टेबल पर बुक को रख दिया तो किताब जो है वो क्या है, स्टेट ऑफ रेस्ट में है। क्यों? क्योंकि उस बुक का जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, क्योंकि वेट की डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। सो वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। अब होगा क्या कि आपकी जो बुक है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है। सो इट मींस कि यहां पर वेट को कोई ना कोई फोर्स बैलेंस कर रही है। और वो कौन सी फोर्स है, आपको ये पता है कि जब आपकी बुक जो है वो टेबल की सरफेस के साथ कांटेक्ट में आती है तो आपकी जो है ना कह लें कि इस कांटेक्ट की वजह से क्या होता है कि वेट जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है उसे बैलेंस करने के लिए एक अपवर्ड फोर्स जो है वो क्या करती है, प्रोड्यूस हो जाती है। एक अपवर्ड फोर्स एग्जिस्ट करती है
जो कि क्या होती है, सरफेसेस पर परपेंडिकुलर होती है। सो दैट अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। सो यहाँ पे आपने ये यानी कह लें कि यहाँ पर हमें ये पता है कि नॉर्मल रिएक्शन कब एग्जिस्ट करेगा, जब दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में आएंगी। यानी जब आपने बुक को टेबल पर प्लेस किया तो बुक का वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था, और टेबल के साथ कांटेक्ट में आने की वजह से टेबल की सरफेस के परपेंडिकुलर एक अपवर्ड फोर्स जो है प्रोड्यूस हुई, जिसने क्या किया, वेट को बैलेंस कर दिया ताकि आपकी बुक जो है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहे। एंड दैट अपवर्ड परपेंडिकुलर फोर्स इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। अगर हम फ्रिक्शन की बात करें, सो फ्रिक्शन इज ऑल्सो अ कॉन्टैक्ट फोर्स। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। व्हाट यू कैन डू, यू जस्ट make a contact with your two hands and start rubbing both hands against each other. So आप ये देखेंगे कि आपके हैंड्स जो हैं उनकी सरफेसेस जब कांटेक्ट में आएंगी और जब आप उन दोनों हैंड्स को मूव करवाना शुरू करेंगे अगेंस्ट ईच अदर, तो होगा क्या कि आपके हैंड्स जो है वो क्या होना शुरू हो जाएंगे, गर्म होना शुरू हो जाएंगे। सो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब आपके दो हैंड्स कांटेक्ट में आए तो आपके दोनों हैंड्स पर मौजूद जो इरेगुलरिटीज थी वो क्या कर रही हैं, दोनों इरेगुलरिटीज एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आ गई। एंड व्हेन यू स्टार्ट रब बोथ हैंड्स अगेंस्ट ईच अदर, तो वो इरेगुलरिटीज जो हैं वो एक दूसरे के साथ रब करने लगी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि आपके पास एक फोर्स प्रोड्यूस हो रही है जो क्या कर रही है, आपके हैंड्स के मोशन को अपोज करने की कोशिश कर रही है, जो आपके हैंड्स के मोशन को क्या करना चाह रही है, रोकना चाह रही है। सो दैट फोर्स विच अपोजेस द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, और दैट फोर्स विच अपोजेस द मोशन विच अपोजेस द अप्लाइड फोर्स, यानी कह लें कि ऐसी फोर्स जो आपके मोशन को अपोज करे, जो आपकी अप्लाइड फोर्स को अपोज करे, एंड आर एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, सो दैट फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स कहलाती है वो। और फ्रिक्शन फोर्स हमेशा कब एग्जिस्ट करेगी, जब दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में आएंगी। जब भी दो बॉडीज कांटेक्ट में आएंगी तो आपके पास जो फोर्स एग्जिस्ट करेगी वो कौन सी फोर्स होगी, फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स हमेशा आपकी बॉडी के मोशन को अपोज करेगी, आपकी बॉडी को क्या करेगी, मूव करने से रोकने की कोशिश करेगी। जैसे कि आपने क्या किया था, आपकी जब कार तेजी से मूव कर रही थी तो आपने क्या किया, आपने ब्रेक पैडल को प्रेस किया, तो ब्रेक पैडल को प्रेस करने की वजह से क्या हुआ कि आपके जो ब्रेक शूज लगे होते हैं कार के व्हील्स के अंदर वो ओपन हुए, एंड द ब्रेक शूज स्टार्ट रबिंग अगेंस्ट द इंटरनल सरफेस ऑफ द व्हील। और उस रबिंग की वजह से क्या हुआ, फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस हुई, एंड दैट फ्रिक्शन फोर्स चेंजेस द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द कार टू स्टेट ऑफ रेस्ट। स्टेट ऑफ रेस्ट में कन्वर्ट कर दिया उसने कार के स्टेट ऑफ मोशन को। सो अनदर एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स इज टेंशन। टेंशन जो है, टेंशन इज प्रोड्यूस व्हेन द स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाय सम मास। यानी फर्ज करें आपके पास कोई स्ट्रिंग है या कोई स्प्रिंग है, आपने क्या किया, एक मास जो है उसके एक एंड पर अटैच कर दिया और दूसरे एंड को आपने वॉल से क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, या सीलिंग या रूफ से फिक्स कर दिया। तो होगा क्या कि मास जो कि स्प्रिंग के एंड पर अटैच हुआ है, उस मास का जो है वेट होगा, क्योंकि ग्रेविटी एक्ट कर रही है मास पे, तो वेट होगा जो कि डाउनवर्ड एक्ट करेगा, जो मास को क्या करेगा, डाउनवर्ड जो है मूव करवाएगा। अब मास जो है जब वो डाउनवर्ड मूव करना शुरू करेगा, या वो बॉडी जो स्प्रिंग के एंड के साथ अटैच हुई हुई है, जब वेट उस बॉडी का डाउनवर्ड एक्ट करेगा तो बॉडी स्टार्ट्स टू मूव डाउनवर्ड, बट द स्प्रिंग टेंड्स और अपोजेस द मोशन ऑफ द बॉडी। स्प्रिंग क्या करेगा, स्प्रिंग बॉडी को नीचे जाने से रोकेगा। वो क्यों रोकने की कोशिश कर रहा है स्प्रिंग, क्यों, क्योंकि जब वेट बॉडी का डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो उसी के अपोजिट स्प्रिंग या स्ट्रिंग के अंदर एक अपवर्ड फोर्स जो है वो प्रोड्यूस होगी, जो क्या करेगी, बॉडी को नीचे मूव करने से रोकेगी। एंड दैट अपवर्ड फोर्स विच इज प्रोड्यूस इन द सस्पेंडेड स्प्रिंग और स्ट्रिंग इज कॉल्ड टेंशन। सो आपने ये देखा कि टेंशन कब प्रोड्यूस हुई, जब आपके स्ट्रिंग या स्प्रिंग के एक एंड पर बॉडी अटैच थी और उसका जो दूसरा एंड था वो सीलिंग या रूफ के साथ क्या था, अटैच हुआ था। सो यहाँ पे अगेन देखें, जब दूसरा एंड आपकी सीलिंग या रूफ के साथ कांटेक्ट में आया तब जाकर जो है वो क्या हुआ, टेंशन प्रोड्यूस हुआ है आपके स्ट्रिंग के अंदर। अगर हम बात करें अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की, सो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट व्हेन द टू बॉडीज आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। जब दो बॉडीज एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं होंगी तो जो फोर्सेस हैं वो क्या कहलाएंगी, जो फोर्सेस प्रोड्यूस होंगी वो क्या कहलाएंगी, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे कि हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की। व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट ऑन एवरी ऑब्जेक्ट इनसाइड द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। भाई कोई भी ऑब्जेक्ट है, आपने क्या किया, आपने अपने कह लें कि इस फर्स्ट फ्लोर से आपने किसी ऑब्जेक्ट को फॉल किया या आपने किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, तो ऑब्जेक्ट विल फॉल अंडर द एक्शन ऑफ द ग्रेविटी। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी एक्ट कर रही है। ग्रेविटी क्या करेगी, उस ड्रॉप होने वाले ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस की तरफ क्या करेगी,
खींचेगी, अर्थ की सरफेस की तरफ पुल करेगी ग्रेविटी। सो एक बात यहाँ पर जो आपने बात याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ की सरफेस के साथ कांटेक्ट में नहीं आया है, लेकिन फिर भी ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटी क्या कर रही है, एक्ट कर रही है, और ग्रेविटी जो है वो पुल कर रही है ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ। सो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट कर रही है, जो बॉडी को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, बॉडी को पुल कर रही है टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ, दैट ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट विदाउट बीइंग इन कांटेक्ट विद द बॉडी। बॉडी के साथ कांटेक्ट नहीं हुआ है, सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड नॉन कांटेक्ट फोर्स। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फोर्स की, तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, आपके पास दो पॉजिटिव चार्ज है, तो आपको पता है दोनों पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के करीब आ ही नहीं सकते, बिकॉज दे बोथ रिपेल ईच अदर। सो यहां पर जो बात याद रखनी है वो ये है कि दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं विदाउट बीइंग इन कांटेक्ट विद वन अनदर, यानी एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आए बगैर एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। इसी तरह दो अनलाइक चार्जेस को अगर आप करीब रख दें तो उन दोनों के दरमियान में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो एग्जिस्ट करेगी, जो दोनों चार्जेस को एक दूसरे के करीब मूव करवाएगी। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एग्जिस्ट कर रही है, ये कब एग्जिस्ट कर रही है, जब दोनों बॉडीज एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं है। सो इट मींस इलेक्ट्रिक फोर्स इज आल्सो अ नॉन कांटेक्ट फोर्स। एंड मैग्नेटिक फोर्स की अगर हम बात करें, सो सिंपल है, व्हेन यू प्लेस टू like poles of the magnet close to each other, then there is some kind of force of repulsion exists between both magnet। तो होगा क्या कि दोनों पोल्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे विदाउट बीइंग इन कांटेक्ट विद वन अनदर, यानी एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं आए पोल्स, लेकिन वो फिर भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं पोल्स, बिकॉज लाइक पोल्स ऑलवेज रिपेल ईच अदर। इसी तरह अगर अनलाइक पोल्स होंगे, यानी नॉर्थ और साउथ पोल को आपने करीब रखा, तो आप जैसे ही उसे करीब रखेंगे, सो देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बोथ पोल्स। उन दोनों पोल्स के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होगी, एंड दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अट्रैक्टिंग बोथ मैग्नेट्स टुवर्ड्स ईच अदर। दोनों मैग्नेट एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और ये दोनों मैग्नेट्स के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रही है वो एग्जिस्ट कर रही है जब दोनों बॉडीज एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में नहीं आई हुई हैं। सो मेन जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो ये है कि कॉन्टैक्ट फोर्स जो है वो उस वक्त एग्जिस्ट करेगी व्हेन द टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट विद वन अनदर, एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आर द फोर्सेस व्हिच एग्जिस्ट व्हेन द टू बॉडीज आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विद वन अनदर। अगर हम बात करें इफेक्ट्स ऑफ अ फोर्सेस की, तो फोर्स जो है उसके कह लें कि 5 मेन इफेक्ट होते हैं। सबसे पहला और फोरमोस्ट इफेक्ट ये है कि फोर्स अप्लाई कर आप किसी भी बॉडी को जो कि रेस्ट की हालत में, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है जो कि रुका हुआ है, उसे आप क्या कर सकते हो, मूव करवा सकते हो। क्यों? क्योंकि फोर्स जो है वो हमेशा स्टेट ऑफ रेस्ट को स्टेट ऑफ मोशन में कन्वर्ट करती है। इसी तरह अगर कोई बॉडी स्टेट ऑफ मोशन में है, सो बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स यू कन्वर्ट द स्टेट ऑफ मोशन इनटू रेस्ट। आप किसी बॉडी के मोशन को रेस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। इसी तरह अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, सो आप बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स उस बॉडी के मोशन की डायरेक्शन को चेंज करवा सकते हो। इसकी एग्जांपल ऐसी है कि जब बॉलर बॉलिंग करता है तो बैट्समैन क्या करता है, अपने बैट पर फोर्स अप्लाई कर यानी कह लें कि एक बॉल जो कि मोशन में होती है, अपने बैट पर फोर्स अप्लाई करके उस मूविंग बॉल की डायरेक्शन को क्या कर देता है, चेंज कर देता है, और वो ग्राउंड में जिस जगह पर चाहे क्या कर सकता है, शॉट खेल सकता है। सही है। तो इसी तरह अगर मैं बात करूं कि फोर्स जो है ना, फोर्स क्या करती है, फोर्स जब बॉडी के स्टेट ऑफ रेस्ट को स्टेट ऑफ मोशन में कन्वर्ट करती है, सो फोर्स ही की वजह से बॉडी क्या करेगी, या तो ज्यादा तेज मूव करेगी या स्लो मूव करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी को हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, और जब वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज होगी, सो आपकी बॉडी जो है वो एक्सेलरेट और डी एक्सेलरेट करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। अगर बॉडी को एक्सेलरेट करवाना है, तो अगर बॉडी को एक्सेलरेट कराना है या उसके एक्सेलरेशन को इंक्रीज करना है, देन यू नीड टू इंक्रीज द अप्लाइड फोर्स। अगर आप बॉडी के एक्सेलरेशन को डिक्रीज करना चाहते हैं और यू वांट टू डी एक्सेलरेट द बॉडी, देन यू नीड टू डिक्रीज द एक्सटर्नल फोर्स, और रिजल्टेंट फोर्स आपको क्या करनी पड़ेगी, डिक्रीज करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास कोई फोर्स नहीं है, सो इसका मतलब है नो मोशन, इट मींस नो एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस इन द बॉडी। अब जो हमारे पास फोर्स से रिलेटेड
तीन मेन लॉस हैं जो कि हमारे पास साइंटिस्ट था आइजैक न्यूटन, उसने जो है बेसिकली क्या किए थे, ये जो है ना लॉस दिए थे। ये तीन लॉस हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है ना, इसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इनर्शिया क्या होता है कि इनर्शिया के बारे में आप इस तरीके से याद रखें स्टूडेंट्स कि इनर्शिया जो है ये एक प्रॉपर्टी होती है मैटर की। ये मैटर की प्रॉपर्टी है जो कि डिपेंड करती है मास पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि इनर्शिया इज द मेजर ऑफ मास। यानी कह लें कि अगर मैं इसको एग्जाम्पल से डिफाइन करूं तो इनर्शिया जो है ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो, या कह लें कि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है बॉडी की जो क्या करती है, बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन को स्टेट ऑफ रेस्ट में चेंज होने से कह लें कि रेजिस्ट करेगी, अपोज करेगी, या बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन को स्टेट ऑफ रेस्ट में चेंज होने से रोकेगी, या बॉडी के स्टेट ऑफ रेस्ट को स्टेट ऑफ मोशन में चेंज होने से रोकेगी। इसकी एग्जाम्पल हम इस तरह लेते हैं, फर्ज करें दो लोग हैं, एक है हमारे पास यानी कह लें कि एक जो है वो हैवी है एक शख्स, और एक शख्स जो है वो कह लें कि थिन है या पतला है। अब दोनों जो है यानी कह लें कि एक मोटा शख्स और एक पतला शख्स दोनों रेस लगाते हैं। सो होता क्या है कि दोनों भाग रहे हैं। अब आप यहाँ पर देखें कि जो पतला शख्स है, जो थिन मैन है, वो क्या करेगा, तेजी से एक्सेलरेट कर लेगा अपने आप को। क्यों? क्योंकि देखें उसका मास कम है। मास कम होने की वजह से उसका इनर्शिया कम होगा, और इनर्शिया कम होने का फायदा ये है कि इनर्शिया जो है वो रेजिस्ट करेगा कि उस शख्स का स्टेट ऑफ रेस्ट स्टेट ऑफ मोशन में कन्वर्ट ना हो। लेकिन इनर्शिया मास कम होने की वजह से इनर्शिया कम है, तो वो शख्स क्या करेगा, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर कर अपने उस इनर्शिया को ओवरकम करेगा और तेजी से एक्सेलरेट अप कर जाएगा, यानी एक्सेलरेट कर जाएगा और तेज भागना शुरू करेगा। लेकिन अगर हम किसी मोटे शख्स की बात करें, सही है, तो हैवी जो कह लें कि जो भी हैवी मैन होगा, या ऐसा शख्स जिसका मास बहुत ज्यादा है, तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा, और जब इनर्शिया ज्यादा होगा तो इनर्शिया रेजिस्ट करेगा कि उस शख्स का स्टेट ऑफ रेस्ट स्टेट ऑफ मोशन में कन्वर्ट ना हो। सो उस शख्स को क्या करना पड़ेगा, ऐसे है मोटे या हैवी शख्स को क्या करना पड़ेगा, उसे अपने ऊपर कह लें कि उसे बहुत ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगी अपने इनर्शिया को ओवरकम करने के लिए, तो वो बहुत स्लोली 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 एक्सेलरेट करेगा। अब कह लें कि ये बेसिकली कह लें कि इनर्शिया जो है ना होता है, इनर्शिया क्या करता है, इनर्शिया मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो स्टेट ऑफ रेस्ट को इस रेजिस्ट करती है कि वो स्टेट ऑफ मोशन में ना कन्वर्ट हो, और इसी तरह स्टेट ऑफ मोशन को रेजिस्ट करेगा कि वो स्टेट ऑफ रेस्ट में कन्वर्ट ना हो। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक शख्स भारी है तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा, तो उसमें स्टेट ऑफ मोशन को रेस्ट में चेंज होने से भी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, और स्टेट ऑफ रेस्ट को जब मोशन में कन्वर्ट होगा तो भी रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि एक ऐसा शख्स या एक ऐसी बॉडी जिसका मास बहुत ज्यादा है, तो इनर्शिया ज्यादा होने की वजह से उसका स्टेट ऑफ रेस्ट आसानी से मोशन में कन्वर्ट नहीं होगा, ना ही इसका स्टेट ऑफ मोशन आसानी से स्टेट ऑफ रेस्ट में कन्वर्ट होगा। इसी तरह अगर हम बात करें कि एक कह लें कि एक लाइटर ऑब्जेक्ट की, तो मास कम होने की वजह से उसका इनर्शिया कम होगा, और इनर्शिया कम होगा तो आसानी से जो कह लें कि इनर्शिया कम होने का फायदा ये है कि उसके स्टेट ऑफ मोशन को जब कह लें कि रेस्ट में चेंज होना होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी। इसी तरह जब वो इसका स्टेट ऑफ रेस्ट स्टेट ऑफ मोशन में चेंज हो रहा होगा तो उस वक्त रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। क्यों? क्योंकि मास कम है। सो इनर्शिया ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द मास, एंड इनर्शिया इज द मेजर ऑफ मास। सो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है कि भाई अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो उस वक्त तक रेस्ट में रहेगी जब तक उस पर कोई रिजल्टेंट फोर्स अप्लाई नहीं हो रही। इसी तरह अगर कोई बॉडी स्टेट कह लें कि अगर कोई बॉडी मोशन में है या स्टेट ऑफ मोशन में है इन अ स्ट्रेट लाइन, तो वो उस वक्त तक अपने मोशन को कंटिन्यू रखेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है और आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो मूव करने लग जाएगी। इसी तरह अगर कोई बॉडी कह लें कि मूव कर रही है इन अ स्ट्रेट लाइन, and when you apply some external force or some resultant force, so body क्या कर जाएगी, body will come to state of rest की हालत में आ जाएगी बॉडी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी बॉडी अपने रेस्ट स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन को उस वक्त तक कंटिन्यू रखती है until और unless a resultant force acts on it। अगर हम बात करें न्यूटन के सेकंड लॉ की, तो न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि जब भी आपके किसी ऑब्जेक्ट पर रिजल्टेंट फोर्स अप्लाई होती है, then the resultant force is directly proportional to the acceleration produced in an object। इसका मतलब ये हुआ न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक, ये यानी न्यूटन का सेकंड लॉ हमें ये चीज एक्सप्लेन करता है कि whenever you applied a force on an object, the body will or the object will accelerate in the direction of force। यानी जब भी किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई होगी
तो बॉडी ने क्या करना है, बॉडी हमेशा फोर्स, अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगी, और इस थ्रू आउट द प्रोसेस बॉडी का मास जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अप्लाइड या और रिजल्टेंट फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉडी के एक्सेलरेशन की। यानी अगर ज्यादा आप रिजल्टेंट फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी ज्यादा एक्सेलरेट करेगी, अगर आप बॉडी में रिजल्ट अप्लाई होने वाली रिजल्टेंट फोर्स को डिक्रीज कर देंगे तो बॉडी का एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर देगा। बट रिमेंबर वन थिंग, व्हेन यू अप्लाई अ रिजल्टेंट फोर्स द बॉडी मस्ट एक्सेलरेट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। सो यहां से न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक जो हमें फॉर्मूला मिलता है रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करने का, वो फॉर्मूला है F इज इक्वल टू ma। अब यहां पे जो बातें हमें याद रखनी है ना दो, वो ये याद रखनी है कि फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और थ्रू आउट द कह लें कि प्रोसेस या थ्रू आउट द कह लें कि लॉ, यानी ये जो लॉ है ये लॉ ये कहता है कि भाई मास जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा बॉडी का। सो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स का एक्सेलरेशन से अगर हम रिलेशन बनाएं तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन। लेकिन अगर मैं एक्सेलरेशन का मास से रिलेशन बनाऊं तो वो कैसे बनेगा रिलेशन, मास जो है वो फोर्स के नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया एक्सेलरेशन यानी a इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास, यानी a इज इक्वल टू f अपॉन m। सो यहां से हमें यह पता लगता है कि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब अगर एक बॉडी का मास ज्यादा है तो उसमें एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा, इसी तरह अगर एक बॉडी का मास कम है तो उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगा। सो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो हमें कह लें कि तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें बताता है। वो ये कि रिजल्टेंट फोर्स जो है वो हमेशा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी बॉडी में, अगर आप रिजल्टेंट फोर्स को डबल करेंगे सो एक्सेलरेशन विल आल्सो डबल। इसी तरह अगर आपने क्या किया, अपने मास को डबल कर दिया तो आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, बिकॉज एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी मास। सो न्यूटन जो है वो क्या है, वो ऐसा यूनिट है फोर्स का। और अगर कोई आपसे कहे कि आप 1 न्यूटन को डिफाइन करें, सो हाउ कैन वी डिफाइन 1 न्यूटन? 1 न्यूटन इज द फोर्स दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg। यानी अगर एक बॉडी है जिसका मास है 1 kg और आपने उस पर फोर्स अप्लाई की और एंड द बॉडी विल एक्सेलरेट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और यूं कह लें कि बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ वो प्रोड्यूस हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। सो जो आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की थी दैट फोर्स विल बी 1 न्यूटन, वो 1 न्यूटन होगी फोर्स। हमारे पास जो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि भाई हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। यानी अगर आप कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे तो उस एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होगा लाजमी तौर पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूटन के थर्ड लॉ से हमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पता लगती है वो ये है कि फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। फोर्सेस हमेशा पेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, और वो पेयर क्या है, एक्शन रिएक्शन। एक्शन और रिएक्शन दोनों का मैग्नीट्यूड यानी साइज जो है वो सेम होता है, लेकिन डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। इसकी एग्जाम्पल इस तरीके से लें कि आपने क्या किया, आपके हाथ में एक टेनिस बॉल है एंड यू जस्ट थ्रो द टेनिस बॉल टू द वॉल। तो होता क्या है कि जब टेनिस बॉल वॉल पे जाके टकराती है सो टेनिस बॉल परफॉर्म्स एक्शन, और यूं कह लें कि टेनिस बॉल ने एक्शन फोर्स अप्लाई की वॉल पे। सो एट द सेम मोमेंट वॉल क्या करती है, टेनिस बॉल पर बिल्कुल इक्वल इन साइज और मैग्नीट्यूड की रिएक्शन फोर्स क्या करती है, अप्लाई करती है, और आपकी टेनिस बॉल जो है वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में मूव करके वापस आपके हाथ में आ जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से हमें यह पता लगा कि एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड और साइज बट आर अपोजिट इन द डायरेक्शंस, एंड एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स बोथ एग्जिस्ट इन पेयर्स फॉर्म। सो फोर्सेस जो है न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक हमेशा पेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। सो अब हम बात करते हैं फ्रिक्शंस एंड इट्स इफेक्ट की। देखिए फ्रिक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था कि फ्रिक्शन इज द अपोजिंग फोर्स विच ऑलवेज अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। और फ्रिक्शन जो है ना
भाई फ्रिक्शन जो है ये एक तरह की कांटेक्ट फोर्स है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक बॉक्स जब सरफेस पे रखा हुआ है, तो मैंने इस डायग्राम के व्यू को थोड़ा बड़ा करके दिखाया है, तो आप देखेंगे बॉक्स और सरफेस की इरेगुलरिटीज आपस में कांटेक्ट में आ रही हैं। अब जब आप इस बॉक्स को मूव करवाने की कोशिश करेंगे ना, तो इन इरेगुलरिटीज की कांटेक्ट में आने की वजह से क्या होगा, एक कह लें कि फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस होगी, जो क्या करेगी, आपके बॉक्स के मोशन को क्या करेगी, ओवर द सरफेस जो आपके बॉक्स का मोशन है उसको क्या करेगी, अपोज करेगी वो फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स की जो डायरेक्शन है वो हमेशा अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स जो है ये बास जगहों पे हमें इसकी जरूरत भी होती है। यानी यूं कह लें कि फ्रिक्शन के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट होते हैं। भाई फ्रिक्शन की जरूरत क्यों है? भाई फ्रिक्शन की जरूरत इसलिए है कि अगर फ्रिक्शन ना होती तो आप अपने पेन को ग्रिप नहीं कर सकते थे। यानी कैसे? देखिए आप क्या करते हैं, जब आप पेन की सरफेस को होल्ड करते हैं तो आपकी फिंगर्स जब पेन की सरफेसेस के साथ कांटेक्ट में आती हैं तो इरेगुलरिटीज की वजह से फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस होती है, और वो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो हेल्प करती है कि आप पेन को टाइटली क्या कर सके, ग्रिप कर सके या फर्मली होल्ड कर सके पेन को। इसी तरह फ्रिक्शन जो है वो आपको हेल्प आउट करती है वॉक करने में। भाई अगर मैं एक सरफेस पर ऑयल डाल दूं और मैं आपसे कहूं कि आप उस पर फ्रीली वॉक करें, देन इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू टू वॉक ऑन दैट सरफेस बिकॉज द फ्रिक्शन रिड्यूसेस ऑन दैट सरफेस एंड यू जस्ट स्लिप आउट, आप स्लिप कर जाएंगे। सो फ्रिक्शन, बाय द हेल्प ऑफ द फ्रिक्शन वी आर कैपेबल ऑफ वॉकिंग ऑन अ ग्राउंड। इसी तरह फ्रिक्शन जो है वो क्या होता है, बेसिकली मूविंग व्हीकल्स को हम स्लो डाउन कर सकते हैं फ्रिक्शन के जरिए। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि आप अपनी कार में जो ब्रेक पैडल्स लगाते हैं, वो ब्रेक पैडल क्या करते हैं, ब्रेक पैडल जो है वो ब्रेक शू के साथ अटैच होते हैं, और ब्रेक शूज जो है जैसे ही आप ब्रेक पैडल को प्रेस करते हैं तो ब्रेक शूज जो है वो व्हील के अंदर, व्हील के इंटरनल सरफेस के साथ कांटेक्ट में आकर फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से आपकी एक तेज मूव करने वाली बॉडी क्या कर जाती है, स्टेट ऑफ रेस्ट में आना शुरू हो जाती है। स्लोली स्लोली अपने मोशन को स्लो डाउन कर कर एक मोशन, यानी कह लें एक वो बॉडी जो एक मोशन में होती है वो स्लो डाउन होकर अपने आप अपने स्टेट ऑफ मोशन को स्टेट ऑफ रेस्ट में कन्वर्ट कर लेती है। सो दीज आर द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ द फ्रिक्शन। ये इफेक्ट्स बहुत ज्यादा जरूरी है, हमें नीड है इन इफेक्ट्स की, पॉजिटिव इफेक्ट्स की। फ्रिक्शन को हम कभी खत्म नहीं कर सकते। फ्रिक्शन को हाँ हम मिनिमाइज कर सकते हैं, यानी देखें फ्रिक्शन के जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं हम उन नेगेटिव इफेक्ट्स को मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन हाँ कंप्लीटली खत्म नहीं कर सकते। वी जस्ट रिड्यूसिंग द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ द फ्रिक्शन। की अगर हम बात करें तो भाई कार की एफिशिएंसी जो होती है वो 20% जो है कह लें कि रह जाती है फ्रिक्शन की वजह से। कैसे? आप लोगों ने देखा है कि मोस्टली जो इंजन्स होते हैं कार के, उसके अंदर क्या होता है कि जो मेटल के पार्ट्स लगे होते हैं, जब वो मेटल के पार्ट्स हाई स्पीड पर एक दूसरे को हिट करेंगे, जब इंजन मूव कर रहा हो, जब इंजन चल रहा हो और वो मेटल के पार्ट्स जब हाई स्पीड पर एक दूसरे को हिट करेंगे, तो होगा क्या कि एक दूसरे को हिट करने की वजह से वो मेटल पार्ट्स गर्म होंगे, और जब वो गर्म होंगे तो वो क्या करेंगे, अपने शेप को चेंज करने की कोशिश करेंगे। और वो गर्म क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जब दो मेटल पार्ट्स बिल्कुल हाई स्पीड पे मूव करने की वजह से एक दूसरे को टच कर रहे हैं, सो कांटेक्ट में आने की वजह से फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस हो रही है, और वो फ्रिक्शन फोर्स उन मेटल पार्ट्स को गर्म कर रही है, जिसकी वजह से मेटल पार्ट्स क्या हो रहे हैं, एक तो पहली बात डिफॉर्म हो रहे हैं, और दूसरी बात ये कि वो वेयर एंड टियर हो रहे हैं, वो टूटना शुरू करते हैं आहिस्ता आहिस्ता। अब होता क्या है कि आपका जो इंजन है वो गर्म होने लग जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप इस फ्रिक्शन के इफेक्ट को मिनिमाइज करें, सो यही तो वजह है कि हम क्या करते हैं, अपने इंजन के अंदर ऑयल डालते हैं। क्योंकि जब हम अपने इंजन के अंदर ऑयल डालते हैं, सो ऑयल कूल्स, ऑयल एक्ट्स एज अ कूलिंग मीडियम। ऑयल कूलिंग मीडियम के तौर पे एक्ट करता है। ऑयल क्या करता है कि आपके मूविंग पार्ट्स के टकराने की वजह से फ्रिक्शन जो प्रोड्यूस होती है, और वो फ्रिक्शन जो आपके मूविंग पार्ट को गर्म कर देती है, ऑयल क्या करता है, उस हीट को एब्जॉर्ब करके आपके मूविंग पार्ट्स को डिफॉर्म होने से रोकता है, और आपकी फ्रिक्शन को क्या करता है, मूविंग पार्ट्स के कह लें कि कांटेक्ट में आने की वजह से जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है उसको मिनिमाइज रखता है, और आपका इंजन जो है वो ज्यादा गर्म नहीं रहता। सो ये थे पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट फ्रिक्शंस के। पॉजिटिव इफेक्ट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए, और जब हम नेगेटिव इफेक्ट की बात करें फ्रिक्शन के, तो भाई फ्रिक्शन फोर्स के नेगेटिव इफेक्ट जो हैं वो नुकसानदेह हैं, बट हम फ्रिक्शन को कंप्लीटली खत्म नहीं कर सकते, ऑल्दो वी जस्ट रिड्यूसेस द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द फ्रिक्शन। सो अगर हम बात करें मजीद के भाई नेगेटिव इफेक्ट्स को हम किस तरह और किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं, तो उसमें सबसे पहली चीज जो थी, या कह लें कि सबसे बड़ी इन्वेंशन जो थी, कि वो थी व्हील्स की। देखिए व्हील्स जो है ना, व्हील्स ने क्या किया, जब व्हील्स इन्वेंट हुए तो व्हील्स जो हैं उन्होंने क्या कर दी, आसानी कर दी। आसानी इन अ सेंस कर दी कि भाई फ्रिक्शन फोर्स जो है वो बहुत हद तक रिड्यूस हो गई। यानी इमेजिन करें कि आप एक बॉक्स है, आप उस एक बॉक्स को
कह लें कि एक सरफेस पर रखकर खींच रहे हैं। अब बॉक्स जो है उसके कह लें कि जो सरफेस कांटेक्ट में आई हुई होगी ग्राउंड के साथ वो बहुत ज़्यादा होगी। तो जितनी ज़्यादा सरफेस जो है वो कांटेक्ट में आती है एक दूसरे के साथ उतने ज़्यादा फ्रिक्शन होती है मौजूद। तो इसका मतलब इट बिकम्स हार्ड फॉर यू टू जस्ट पुल दैट बॉक्स ऑन द सरफेस। लेकिन आपने क्या किया, अगर आपने उस बॉक्स के नीचे व्हील्स लगा दिए, तो व्हील्स जब आपने लगा दिए तो आप देखते हैं कि व्हील्स जो हैं वो क्या करते हैं, उनका ग्राउंड के साथ बहुत ही कम एरिया कांटेक्ट में आ रहा होता है। सो कांटेक्ट एरिया कम होने की वजह से क्या हो गई, आपकी फ्रिक्शन फोर्स भी कम हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि व्हील्स ने क्या किया, व्हील्स ने आपके फ्रिक्शन फोर्स को रिड्यूस कर दिया। इसी तरह हमारे पास जो दूसरा तरीका है रिड्यूस करने का नेगेटिव इफेक्ट्स को, वो है बॉल बियरिंग्स। बॉल बियरिंग्स क्या होते हैं कि बॉल बियरिंग्स दिखने में कुछ इस तरीके के होते हैं जैसा कि मैंने डायग्राम आपको दिखाई हुई है। इसमें दो सरफेसेस होती हैं, एक होती है आउटर केसिंग, एक होती है इनर सरफेस। इनर सरफेस पर आपका जो भी मेटल पार्ट है जिसे आप मूव करवाना चाहते हैं फ्रीली विदाउट फ्रिक्शन, उस मेटल पार्ट को आप इनर सरफेस के साथ फिक्स कर देते हैं। और जब ये इनर सरफेस उस मेटल पार्ट को ग्रिप कर लेती है तो आउटर सरफेस जो है बाय द हेल्प ऑफ दीज स्टील बॉल्स प्लेस्ड बिटवीन दीज टू सरफेसेस, आउटर सरफेस क्या करती है, बाय द हेल्प ऑफ दीज स्टील बॉल्स मूव करती है आउटर सरफेस। तो आप क्या करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि भाई दो पार्ट्स को मूव करवाना है तो एक पार्ट को आप क्या करेंगे, इनर सरफेस के अंदर लगाएंगे बॉल बियरिंग की, और दूसरे पार्ट को आप आउटर सरफेस पे लगाएंगे। तो दोनों पार्ट एक दूसरे के कह लें कि एक दूसरे ओवर, यानी कह लें कि बोथ पार्ट्स विल रोटेट ओवर ईच अदर विदाउट फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन के बगैर जो है वो एक दूसरे के कह लें कि ओवर ईच अदर क्या करेंगे, रोल आउट करेंगे, ओवर ईच अदर रोटेट करेंगे पार्ट्स विदाउट फ्रिक्शन। इसकी वजह से क्या होगा कि पार्ट्स गर्म नहीं होंगे, गर्म नहीं होंगे तो वेयर एंड टियर नहीं होगा, वेयर एंड टियर नहीं होगा तो पार्ट्स डिफॉर्म नहीं होंगे हमारे। सो बॉल बियरिंग्स क्या करते हैं, बॉल बियरिंग्स जो हैं फ्रिक्शन को बहुत हद तक रिड्यूस कर देते हैं। यही वजह है कि आज क्या हम लोग कह लें कि आज हर नई बनने वाली मशीन में जब मेटल पार्ट्स को हमें मूव करवाना होता है तो हम क्या करते हैं, उन दोनों मेटल पार्ट्स को बाय द हेल्प ऑफ बॉल बियरिंग एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं ताकि फ्रिक्शन क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए और पार्ट्स आसानी से एक दूसरे के कह लें कि एक दूसरे के ऊपर रोटेट कर सकें। इसी तरह हमारे पास कह लें कि जो थर्ड तरीका है फ्रिक्शन को मिनिमाइज करने का, वो है लुब्रिकेशंस और पॉलिश सरफेस। देखिए ना, आप क्या करते हैं कि जब आप दो सरफेस जो कि इरेगुलर हैं, इरेगुलरिटी होने की वजह से दोनों सरफेसेस के दरमियान में फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है। आपने क्या किया भाई, आपने उन दोनों सरफेस के दरमियान में ऑयल डाल दिया। तो ऑयल क्या करता है, उन इरेगुलरिटीज में जाके बैठ जाता है, और ऑयल जब उन इरेगुलरिटीज में जाकर बैठ जाता है तो ऑयल क्या करता है, दोनों बॉडीज के कांटेक्ट में आने की वजह से जो इरेगुलरिटीज होती हैं, जब उसके बीच में ऑयल आ जाता है, सो ऑयल क्या करता है, एक मीडियम के तौर पे एक्ट करता है और वो दोनों बॉडीज आसानी से एक दूसरे के ऊपर स्लिप होने लगती हैं, जिसकी वजह से, यानी कह लें कि ऑयल की वजह से क्या हुआ, आपके जो फ्रिक्शन का नेगेटिव इफेक्ट था वो मिनिमाइज हो गया। अब आपकी दोनों बॉडीज जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर आसानी से क्या कर सकती हैं, मूव कर सकती हैं या स्लाइड कर सकती हैं। और यही वजह है कि जब आप किसी सरफेस को पॉलिश करते हैं तो जो इरेगुलरिटीज होती हैं सरफेस की वो रिमूव हो जाती हैं और आपकी जो फ्रिक्शन है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है बिटवीन द टू सरफेसेस। यानी जब दो सरफेसेस पॉलिश हुई भी आपस में कांटेक्ट में आएंगी तो उन दोनों के दरमियान में जो फ्रिक्शन होगी वो क्या होगी, रिड्यूस हुई भी होगी। इसी तरह अगर मैं बात करूं पॉजिटिव इफेक्ट्स की फ्रिक्शन के, तो भाई फ्रिक्शन के पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हमें रिक्वायर्ड होते हैं। यानी फ्रिक्शन, मैंने कहा ना कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी डेली लाइफ में और हमें बड़ी नीड होती है बाज़ जगहों पे फ्रिक्शन की। सो सबसे पहला जो फ्रिक्शन का पॉजिटिव इफेक्ट है वो है थ्रेड्स। यानी आपने देखा होगा कि जो व्हील्स वगैरह आते हैं, देयर आर सम सॉर्ट ऑफ different sort of designs present on the surface of the wheels as shown in this figure। आपके पास जो है डिफरेंट तरह के कह लेंगे डिजाइंस बने हुए व्हील की सरफेस पर। सो दैट डिजाइंस ये क्या करते हैं भाई, दीज डिजाइंस आर हेल्पफुल इन ऑर्डर टू मेंटेन अ ग्रिप ऑफ व्हील ऑन द रोड। रोड ने कह लें कि रोड पर जो व्हील ने ग्रिप को मेंटेन रखना है, तो ये जो थ्रेड्स होते हैं ना, जो डिजाइन से बने हुए, ये डिजाइंस क्या करते हैं, व्हील को हेल्प करते हैं कि व्हील क्या करे, रोड पर अपनी ग्रिप बना के रखे। और इन डिजाइंस की वजह से क्या होता है कि व्हील और जो रोड है या रोड सरफेस और व्हील की सरफेस के दरमियान में जो फ्रिक्शन है वो क्या हो जाती है, मैक्सिमाइज हो जाती है, जिसकी वजह से व्हील जो है वो विदाउट स्लिपिंग क्या करता है, आसानी से रोड पे मूव करता है। इसी तरह आपने मोस्टली देखा होगा कि जब ये व्हील कह लें कि मूव हो, यानी ये व्हील जो है वो रोटेट कर करके जब ये व्हील के जो कह लें कि थ्रेड्स जब मिड जाते हैं, तो आपने ये देखा होगा कि जब आपके थ्रेड्स जो हैं व्हील के मिड गए
यानी खत्म हो गए जब थ्रेड्स, तो फिर आप ब्रेक अप्लाई करें तो आपकी कार या आपकी मोटरसाइकिल या आपकी साइकिल क्या करती है, स्लिप करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो फ्रिक्शन है वो मिनिमाइज हो गई। सो अगर हमें व्हील को कह लें कि फिर्मली ग्रिप रखकर रोड पे रोटेट करवाना है, सो वी नीड थ्रेड्स ऑन द व्हील। और ये थ्रेड्स जो हैं ये क्या करते हैं, फ्रिक्शन को मैक्सिमाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से व्हील जो है वो स्ट्रॉन्ग ग्रिप ले लेता है रोड पे और आसानी से बॉडी क्या करती है, मूव करती है। अगर मैं मजीद पॉजिटिव इफेक्ट की बात करूं तो पैराशूट जो है वो जब आपके पास पैराशूटिस्ट कह लें कि मूव करते हैं या जंप ऑफ करते हैं, तो एक मखसूस पॉइंट पे आने के बाद वो क्या करते हैं, अपने पैराशूट को ओपन करते हैं। एंड व्हेन दे ओपन द पैराशूट्स ओपन विद अ लार्ज सरफेस एरिया, एंड on that large surface area the air acts on that large surface area, and जब उस लार्ज सरफेस एरिया पर एयर एक्ट करती है तो एयर रेजिस्टेंस क्या होती है, उस लार्ज सरफेस एरिया पर एक्ट होने की वजह से एयर रेजिस्टेंस आपके वेट के, बॉडी पैराशूटिस्ट के वेट के इक्वल हो जाती है। या यूं कह लें कि जैसे ही आपके पास एज द पैराशूट ओपन्स विद लार्ज सरफेस एरिया, the air acts on that large surface area and the air resistance becomes equal to the weight of the parachutist। जब एयर रेजिस्टेंस पैराशूटिस्ट के वेट के बराबर हो गई तो आपकी बॉडी जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेती है, जैसा कि हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था। और बॉडी जो है, एंड द बॉडी विल लैंड द ग्राउंड सेफली, बॉडी सेफली लैंड कर जाती है ग्राउंड पे विदाउट एनी डैमेज। इसी तरह अगर मैं कह लें कि मजीद बात करूं पॉजिटिव इफेक्ट की, तो चौक जो है, चौक के जरिए हम क्या करते हैं, फ्रिक्शन को कह लें कि प्रोड्यूस करवाते हैं। कैसे, आपने देखा होगा कि जो माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं वो अपने हाथ पर कह लेंगे चौक लगाते हैं और फिर माउंटेन्स को क्लाइंब कर रहे होते हैं। वो करते क्यों है ऐसा, देखिए जब वो अपने हैंड्स पर चौक लगाते हैं ना, तो चौक लगाने की वजह से जब वो किसी सरफेस को पकड़ते हैं तो उस सरफेस और उनकी फिंगर्स के दरमियान में चौक के इरेगुलर पार्टिकल्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से फ्रिक्शन क्या होती है, बढ़ जाती है। और जब फ्रिक्शन बढ़ती है सो दे गेट अ firm grip on that surface। उन्हें एक firm grip मिल जाती है भाई सरफेस पर। they have a firm grip on that surface। इसी तरह अगर हम बात करें भाई बॉडी बिल्डर्स की, सो मोस्टली आपने देखा होगा कि ओलंपिक्स वगैरह के जो शोज होते हैं उनमें जो हैवी वेट लिफ्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी हैवी वेट को लिफ्ट करने से पहले सबसे पहले अपने हाथ में चौक लगाते हैं। वाई दे पुट चौक ऑन देयर हैंड्स, भाई उसका मेन रीजन ही यही है, दे वॉन्ट अ फर्म ग्रिप when they hold the weight। जब उन्हें वेट को होल्ड करना है तो उन्हें एक फर्म ग्रिप चाहिए। सो उस फर्म ग्रिप के लिए वो क्या करते हैं, अपने हाथों पर चौक लगाते हैं, और जब चौक लगा के वो कह लें कि उस हैवी वेट को होल्ड करते हैं तो उनके हैंड और जो कह लें कि हैवी वेट की सरफेस है उसके दरमियान में इरेगुलर पार्टिकल्स आ जाते हैं चौक के, और फ्रिक्शन मैक्सिमाइज हो जाती है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, दे लिफ्ट अप द वेट विद स्ट्रॉन्ग ग्रिप। स्ट्रॉन्ग ग्रिप के साथ वो वेट को क्या करते हैं, होल्ड कर लेते हैं या लिफ्ट अप करते हैं हैवी लिफ्टर्स। सो हमने यहाँ पे ये देखा कि भाई नेगेटिव इफेक्ट जो थे फ्रिक्शन के, उसे हमने रिड्यूस किस तरीके से किया, बाय द हेल्प ऑफ व्हील, बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग्स, बाय यूजिंग लुब्रिकेंट्स और पॉलिश सरफेस। और इसी तरह जहां हमें फ्रिक्शन के पॉजिटिव इफेक्ट की, यानी फ्रिक्शन की जहां हमें रिक्वायरमेंट थी, सो हमने यानी कह लें कि फ्रिक्शन को फिर वहां पर प्रोड्यूस करवाया खुद से अकॉर्डिंग टू आवर नीड। और उसके लिए हमने क्या किया, हमने क्या पढ़ा, जैसे कि हमने थ्रेड्स के बारे में पढ़ा, हमने पैराशूट के बारे में पढ़ा, हमने चौक के बारे में पढ़ा। सो यहाँ पर जो कह रहे हैं कि मेन और लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि भाई FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। देखिए फ्री बॉडी डायग्राम क्या होती है, अगर एक बॉडी आपको दी हुई है और आपसे कोई कहता है भाई एक डायग्राम बना के आप ये बता दें कि इस बॉडी पर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, तो फ्री बॉडी डायग्राम जो है ना वो हेल्पफुल रहती है इन अ सेंस कि भाई इट elaborates that forces it visualize all the forces acting on the body। ये क्या करती है, ये इलेबरेट करती है, विजुलाइज करती है बॉडी पर एक्ट होने वाली तमाम फोर्सेस को। और ये कह लें कि इट ऑल्सो मेंशंस द डायरेक्शन ऑफ दैट अप्लाइंग फोर्सेस ऑन द बॉडी। जैसे कि ये एक मोशन परफॉर्म कर रही है बॉडी, सो इसमें देखें आपके पास 4 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। जब बॉडी सरफेस के साथ कॉन्टेक्ट में आई हुई थी, एक तो बॉडी का वेट था जो कि W डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और जब बॉडी सरफेस के साथ कांटेक्ट में आई तो नॉर्मल रिएक्शन था जो कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस अपवर्ड एक्ट करेगा, जिसे हमने FN कह दिया। बॉडी आगे मूव कर रही है तो ये आ गई अप्लाइड फोर्स टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, और जब अप्लाइड फोर्स आ गई तो उसके अपोजिट लाजमी तौर पे फ्रिक्शन फोर्स होगी। सो FK इज द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। सो फ्री बॉडी डायग्राम जो है वो हमें हेल्प आउट करती है to clearly visualize or to show all the forces acting on the object with their directions।
अगर हम बात करें सिंपल पैरेलल वेक्टर्स या पैरेलल फोर्सेस की एडिशन की, तो आपने ये याद रखना है कि राइट हैंड साइड की तरफ जो फोर्स होती है उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ नेगेटिव। जैसे कि 8 न्यूटन फोर्स है और 6 न्यूटन फोर्स है, दोनों राइट साइड की तरफ एक्ट कर रही है। सो दोनों की डायरेक्शन पॉजिटिव होगी और जब आप दोनों को ऐड करेंगे देन यू विल गेट द आंसर +14। और 14 यानी कह लें कि 14 +14 है तो 14 की डायरेक्शन भी राइट हैंड साइड की तरफ होगी। सो यू जस्ट ड्रॉ अ वेक्टर ऑफ 14 न्यूटन टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। इसी तरह मेरे पास दो फोर्सेस हैं, एक है 8 न्यूटन और एक है 6 न्यूटन, लेकिन आपने ये देखा कि 8 और 6 की डायरेक्शन अपोजिट है। 8 की राइट साइड है तो ये पॉजिटिव होगा, 6 न्यूटन की डायरेक्शन लेफ्ट साइड है तो ये नेगेटिव होगा। और जब आप दोनों को ऐड करेंगे सो 8 - 6 = 2, और 2 की जो डायरेक्शन है यानी 2 जो है वो +2 है, सो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। सो क्लास, दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक फोर्स। यहाँ पर हमारा फोर्सेस का टॉपिक कंप्लीट हो गया, बट देयर इज वन रिमेनिंग टॉपिक रिलेटेड टू द फोर्स विच इज वेक्टर डायग्राम्स। सो वो जो यानी कह लें कि वेक्टर डायग्राम्स बाय ग्राफ यानी वेक्टर डायग्राम्स बाय पैरेललोग्राम मेथड और टिप टू टेल मेथड। सो इंशाल्लाह इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट how to draw a vector diagram by using parallelogram method and tip to tail method। so वो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। बट फॉर दिस वीडियो, यहाँ पर इस वीडियो में अगर हम बात करेंगे ये कह लें कि इस वीडियो से रिलेटेड बात करें, सो आई विल कवर all the topics related to the force, but the remaining one topic inshallah I will discuss in my next video। so thank you, Allah Hafiz।